कुछ वेटेज पता हो गया, क्या पढ़ते हैं वो बता दो। वेटेज चलो मैं बता देती हूँ, 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से आपसे पूछे जाते हैं। अब आप मुझे ये बता दो, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम? ये जानवी। मैम हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोग हम आज से आपका स्टार्ट कर रहे हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं आपको एक बार ह्यूमन फिजियोलॉजी का आइडिया दे देती हूँ कि एग्जैक्टली ह्यूमन फिजियो में हम क्या करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी को जब भी आप पढ़ रहे होंगे ना, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, कि मेरी बॉडी के अंदर किस किस टाइप के फंक्शंस चल रहे हैं। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर हर चीज कैसे चल रही है वो सब हमें पढ़ेंगे। तो हम इसके अंदर आप लोगों को, जैसे एक चैप्टर हमारा कटे हो गया है डाइजेशन वाला, तो हम उसमें पढ़ते हैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं। यस सर। देन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं। देन न्यूरल सिस्टम हम पढ़ते हैं। देन मस्कुलर सिस्टम, या फिर वी कैन कॉल इट स्केलेटल सिस्टम। यस मैम। और क्या पढ़ते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। फिर ये सारे के सारे सिस्टम्स होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। मैं आपको फटाफट से इन सिस्टम्स के बारे में रिलेट करा देती हूँ। हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो फूड खा रहे हैं, उस फूड को डाइजेस्ट कराने का काम डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, जो हमने फूड खाया वो फूड कहाँ तक पहुंच गया है? हमारी बॉडी के सेल्स तक। उस सेल्स तक वो कैसे पहुंचेगा, फिर सेल्स उसका क्या यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सब रेस्पिरेटरी सिस्टम में। हमने जो फूड खाया है उस फूड के अंदर जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो सब एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव आउट हो जाता है। उसके अलावा भी कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर से। वो नाइट्रोजिनस वेस्ट हम रिमूव कराते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, अब मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बोला कि आपकी बॉडी के अंदर क्या है, जो फूड आपके कहाँ तक गया, सेल्स तक चला गया है, उस फूड को ऑक्सीडाइज कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। यस मैम। तो उस ऑक्सीजन को आपके माउथ से लंग्स तक लेके जाना है, और लंग्स से पूरी बॉडी में फैलाने का काम कौन करेगा? ब्लड करेगा। तो इसका मतलब हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम भी पढ़ना है। पढ़ना यस नहीं पढ़ना सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आप लोग, जैसे सपोज ये मेरा हैंड है, मेरे हैंड पे किसी ने पिन चुभाया, ठीक है, तो मैं हैंड एकदम से हटाऊंगी या नहीं हटाऊंगी वहां से? तो ये चीज मेरा कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरल सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। मेरा जो ब्रेन है वो सारा का सारा कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूरल सिस्टम। मैं कैसे बात कर रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ, ठीक है, मेरे जितने भी सेंस ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं वो सब न्यूरल सिस्टम में होंगे। मैं अपने हैंड्स मूव कर पा रही हूँ, मेरे हैंड्स में कौन से स्केलेटल है, कौन कौन सी बोन्स है, वो सब हम किस में पढ़ेंगे? स्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। मेरी पूरी बॉडी क्या, मेरी ग्रोथ को कौन कंट्रोल कर रहा है, मेरे स्किन के कलर को कौन कंट्रोल कर रहा है, सारे हॉर्मोन्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं नहीं खा रहा। एंडोक्राइन सिस्टम। और ऐसे ही आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या ऋषभ की साइड से हंसने की आवाज आई थी, बाकी सबने हंसने वाले इमोजीज भेज दिए। बताओ, समझ में आया ना ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? बेसिक आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक ह्यूमन बना लेते हैं। रफली बना रही हूँ, ये मत समझना मैम की ड्राइंग कितनी खराब है। ये आपकी ऐसे यहाँ पे नोज
वाला रास्ता, ठीक है। नोज से आपका ये थ्रोट स्टार्ट हो रहा है, फिर ये आपका लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नहीं? यस मैम। ऐसे आपका ये राइट लंग और ये आपका लेफ्ट लंग, ये इधर कौन सा है? लेफ्ट लंग, और ये आपका राइट लंग, ठीक है। बाहर है हमारे पास एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, यस मैम। या अपने ऑक्सीजन इनहेल। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जिस भी पॉइंट पे आपको चीजें समझ आनी बंद हो जाए कि मैम यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया हमको, तो सेम टाइम पे आप पूछ लेना बीच में हैंड रेज करके, ठीक है। आपने ऑक्सीजन इनहेल किया, तो ये ऑक्सीजन आपके नोज के थ्रू होता हुआ, आपके ट्रेकिया के थ्रू होता हुआ कहाँ तक गया? आपके लंग्स। लंग्स में सबसे एंड टर्मिनल पोजीशन पे था आपका एल्वेलाई। इस लंग्स के पास में ही था आपका क्या? क्या था? आपकी ब्लड कैपलरीज या ब्लड वेन्स, आर्टरीज, और बीच में आपका हार्ट है। तो अब यहाँ पे देखो, इधर से ऑक्सीजन आया, तो इसका मतलब सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे एक प्रोसेस होगा जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन हमेशा कहाँ होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका पार्शियल प्रेशर बहुत हाई है, हमारे लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है। तो ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ होगा? मैम एटमॉस्फेयर से लंग्स तक। एटमॉस्फेयर से लंग्स की साइड होगा, ये हमको समझ में आ गया। अब अगर हम लंग्स और यहाँ पे कैपिलरी में कंपेयर करें, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई हो गया है और यहाँ पे कम है। अब ऑक्सीजन कहाँ डिफ्यूज कर जाएगा? मैम लंग से कैपिलरी। लंग से कैपिलरी में, और फिर यहीं से आपका किधर आएगा? आपके हार्ट के कौन से साइड में? आपके हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा। कौन सा ब्लड बन गया आपका? ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो गया है, ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन मिक्स हो गया, तो क्या बन गया आपका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। हिंदी में इसको हीमोग्लोबिन ही बोलते हैं ना, या कुछ और बोलते हैं? यस मैम। अच्छा, अब जितने वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको टर्म समझ में नहीं आता था, क्या अब आपको टर्म समझ आता है? यस मैम। आने लगा होगा ना धीरे धीरे। दिव्या नहीं आती है अब क्लास में? दिव्या नहीं है। चलो, तो किसी भी बच्चे को अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम आए ना कि मैम ये हिंदी में क्या होता है कुछ भी, तो पूछ लेना आप लोग, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि आपका जो ब्लड है, ब्लड के अंदर आपका हीमोग्लोबिन, उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड करके, अब ये मेरा ब्लड कैसा बन गया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर हम इस ब्लड को क्या बोलेंगे? दिस ब्लड इज नोन एज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मिक्स हो चुका है। और ब्लड के किस किस कंपोनेंट के साथ ऑक्सीजन मिक्स होता है? हीमोग्लोबिन के साथ। यस मैम। यही होता है ना। तो अब आपका ये हार्ट के लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। अच्छा, ये समझ आता है आपको इधर लेफ्ट है इधर राइट है, ये इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होता ना किसी को? अगर कंफ्यूजन होता है ना तो हमेशा खुद से देख लिया करो, ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट। तो मैं इधर इस साइड में जो बनाऊंगी ना, हार्ट बनाऊंगी, लंग्स बनाऊंगी, वो हमेशा कौन सा होगा? लेफ्ट होगा। और ये मेरा कौन सा हैंड है? लेफ्ट। तो मैं इधर जो भी बनाऊंगी हमेशा क्या होगा? राइट साइड होगा। चाहे मैं लंग्स में ड्रॉ करूं या फिर मैं हार्ट में ड्रॉ करूं, ठीक है। अब लेफ्ट और राइट में ब्लड कैसा आता है उसको कैसे याद रखेंगे? राइट का मतलब होता है हमेशा सही काम करने वाला। यस मैम। लेकिन राइट जरूरी नहीं होता कि राइट हर जगह सही हो, जरूरी नहीं है ना कि कोई इंसान एक जगह पे राइट है तो हर जगह पे ही होगा। तो इसका मतलब जो हमारा राइट है वो हमेशा कैसा ब्लड रिसीव करता है? CO2 वाला। प्योर ब्लड, CO2 वाला ब्लड रिसीव करता है,
ठीक है। ऐसे ही ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मतलब है तो राइट हैंड पर ये मेरा हार्ट का लेफ्ट पार्ट है इधर, ठीक है। तो इस सामने, तो हार्ट का लेफ्ट पार्ट कौन सा ब्लड रिसीव करेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। O2 ब्लड को आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलना है। अब आई वांट कि आप लोग अच्छी टर्म्स यूज करो। ऐसे ही जब हमारा ब्लड है वो CO2 के साथ मिक्स करेगा, ब्लड का कौन सा पार्ट? हीमोग्लोबिन, तो वो आपका क्या बना लेगा? कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा। और ऐसे ब्लड को हम क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा है, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब मैं ये चीज बोल रही हूँ कि आपका जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हट के लेफ्ट साइड में आया। अब इस लेफ्ट साइड का काम होता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पंप करना? ऑल बॉडी टिश्यूज में इसको पंप करने का काम है या नहीं है? तो अब लेट सपोज ये मेरे पास कोई भी एक बॉडी का सेल या टिश्यू है, तो अब इस बॉडी के इस टिश्यू के अंदर, लेट सपोज दिस इज योर टिश्यू, इस टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम है, लेकिन ये जो ब्लड आ रहा है इस ब्लड के अंदर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है या नहीं है? यस तो मैम। ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी? ऑक्सीजन किसको मिल जाएगी? टिश्यू को मिल जाएगी। यस मैम। अब टिश्यू क्या करेगा? टिश्यू इस ऑक्सीजन को लेके इसके पास जो फूड आया था उस फूड को ब्रेक डाउन करा के CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनवा देगा। तो इसका मतलब अब टिश्यू के अंदर CO2 हाई हो गया है, हो गया नहीं हो गया? अब जो हमारा ये ब्लड है इस ब्लड के अंदर CO2 लो है, तो हमने इधर ऑक्सीजन दे दिया तो इस ब्लड के अंदर हमारा क्या आ गया? CO2 आ गया। अब ये CO2 वाला ब्लड आएगा आएगा हट के कौन से पार्ट में आएगा? राइट पार्ट में। और फिर ये इस वाले ब्लड को कहाँ पास कर देगा? आपके लंग्स के पास कर देगा। इस ब्लड के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, लंग्स के अंदर CO2 लो है, तो ब्लड से CO2 किधर आ गई? लंग्स में आ गई। अब लंग्स के अंदर CO2 हाई हो गई या नहीं हो गई? यस मैम। एटमॉस्फेयर में CO2 लो है, तो अब आपकी जो CO2 है ये लंग्स से बाहर। यस काजल, मैम एक बार दोबारा जाना है टिश्यू वाला, समझ नहीं आया। समझाती हूँ टिश्यू वाला। बाकी बच्चों को एक बार मेरे को बताओ, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिला, एक बार मैं फटाफट से पूरा रिकैप कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये मैकेनिज्म समझ में आ गया ना तो पूरा चैप्टर बहुत इजी लगेगा, बहुत इजी। सिंपली क्या करना है देखो, अभी अपने अकॉर्डिंग आपको सोचना है। अभी आपने इनहेल किया, ऑक्सीजन लिया, इनहेल क्यों कर पाया? ऑक्सीजन क्यों आपकी बॉडी में गया? क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ज्यादा था, आपके लंग्स में ऑक्सीजन कम था, तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन आपके लंग्स तक चला गया। अब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा, ब्लड में कम है, तो लंग्स से ब्लड में चला गया। अब वो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी के, मतलब पहले हार्ट में जाएगा और हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप कर देगा। ऑक्सीजन किसके पास पहुंच गया? पूरी बॉडी के टिश्यूज के पास पहुंच गया है। अब टिश्यूज को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन कम है, तो ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यूज तक। अब टिश्यू क्या कर रहे हैं? टिश्यू उस ऑक्सीजन का यूज करके अपने फूड का ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं? और उस ऑक्सीडेशन के टाइम पे CO2 गैस रिलीज हो रही है। अब टिश्यू के अंदर CO2 कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई, यस मैम। ब्लड के अंदर CO2 कम है, तो टिश्यू से ब्लड के अंदर मिक्स हो गई CO2, और वो CO2 वहां से होके कहाँ आएगी? हार्ट में आएगी, हार्ट में। और फिर हार्ट उसको पंप कहाँ कर देगा? लंग्स में मैम। लंग्स में पंप कर देगा। और लंग्स के अंदर अब CO2 ज्यादा हो गया, एटमॉस्फेयर में CO2 कम है, तो लंग से CO2 बॉडी के बाहर। यस मैम। ठीक है, ये याद रखना है। जानवी बहुत सारी गैसेस हम एग्जैक्टली इनहेल करते हैं, लेकिन इनहेल हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। हमारी जो ब्लड होता है ना, उस ब्लड के साथ मिक्सिंग कैपेसिटी किस गैस की सबसे अच्छी है? तो सबसे अच्छी सोल्यूबिलिटी, मतलब ब्लड के अंदर इजीली सोल्यूबलाइज हो जाए। हीमोग्लोबिन के साथ नाइट्रोजन कभी कंबाइन नहीं कर सकती, सल्फर कभी कंबाइन नहीं कर सकती।
ऑक्सीजन कंबाइन कर सकती है, CO2 कंबाइन कर सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर सकती है। ये गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में कंबाइन और हमारी बॉडी के अंदर डिफ्यूज किस बेसिस पे होंगे, एक साइड हाई है एक साइड लो है, ठीक है। यस मैम। अब इसको ना जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से शॉर्ट रिकैप देख लो फटाफट से। ये मेरे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में, लंग्स से ब्लड में, ब्लड के साथ गया, और ब्लड से टिश्यूज हार्ट में जाएगा ना पहले, फिर हार्ट के कौन से पार्ट में आएगा, ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट साइड में। हार्ट के कौन से पार्ट में आएगा, लेफ्ट एट्रिया में आएगा पहले, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, बॉडी टिश्यूज में, फिर बॉडी टिश्यूज उसको रिटर्न में क्या दे देंगी, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा अगेन, हार्ट के कौन से पार्ट में, राइट पार्ट में, पहले एट्रिया में आएगा, फिर एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, फिर वेंट्रिकल से आपके लंग्स में, लंग्स में CO2 हाई हो गया, अब लंग्स से ये एटमॉस्फेयर में चला गया बिकॉज एटमॉस्फेयर में CO2 कम था। यही तो चल रहा है पूरा प्रोसेस, आगे समझ में। यस मैम। तो अब हमको क्या समझना है इस चैप्टर में, अब हमको ये समझना है कि आपकी जो ये CO2 है, O2 है, इसका पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में कितना है, लंग्स में कितना है, ब्लड में कितना है, टिश्यूज में कितना है, हमको इस पार्शियल प्रेशर को समझना है, ठीक है। फिर हमको ये देखना है कि भाई हमको पता है ब्लड के अंदर तो प्लाज्मा भी होता है और ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन भी होता है, क्या 100% ऑक्सीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है या प्लाज्मा भी लेके जाता है। तो हमको ये देखना है कि जो ऑक्सीजन है या CO2 ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है, वो हमको समझना है। ट्रांसपोर्ट हो रही है तो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, एल्वेलाई के थ्रू डिफ्यूजन हो रहा है तो कैसे डिफ्यूजन हो रहा है, क्या चीज हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंडिंग में हेल्प करेगी, क्या चीज CO2 की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग में हेल्प करेगी। ये हमको छोटे छोटे चीजें इस चैप्टर के अंदर पूरा का पूरा पढ़ना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। यस मैम। अब ये जो मैंने आपको बताया इसमें आपको समझ में आया, O2 को हम इनहेल करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। और फिर आप CO2 बाहर निकालोगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। तो याद रखना है जब हम ऑक्सीजन लेते हैं इंस्पिरेशन, बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के प्रोसेस को ही दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। होगा या नहीं होगा, सबसे पहला स्टेप हमारा ब्रीथिंग। सेकंड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक ऑक्सीजन आ गया, यहाँ से ब्लड के अंदर कैसे मिक्स होगी, तो सेकंड प्रोसेस मेरे को डिफ्यूजन पढ़ना है। डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ना है नहीं पढ़ना है। फिर ये CO2 ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है टिश्यूज तक, थर्ड मेरे को पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। और फिर टिश्यूज के अंदर जाके ऑक्सीजन कौन सा प्रोसेस दिखा रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। तो दीज आर द प्रोसेसेस जो हमको पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाती हूँ सबसे पहले कि आप कैसे इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, ये मैंने चीजें। अच्छा आप लोगों ने इसको लिख लिया ना बच्चों, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये चैप्टर आप ना जैसे मैं समझा रही हूँ, ठीक है, तो आपको जो चीजें समझ आ रही है ना आप उसको फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिखते रहो, रफ नोटबुक लेके बैठ जाओ, हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, वो सबसे बेटर रहेगा, उससे आपको हमेशा ये चैप्टर याद रहने वाला है। क्लियर, इतनी चीजें मैंने आपको बताई। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट प्रोसेस से, विच इज योर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन।
इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन बताने से पहले मैं आपको ना एक बार लंग्स का डायग्राम दिखा देती हूँ। ये डायग्राम देखना है, सब अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक खोल लो। इस लंग्स से आपको, इससे पहले आपका क्या होगा, नेजल चैम्बर, नेजल पैसेज, फिर आपका नेजोफेरिंग्स, ये वाले पार्ट होंगे। फिर यहाँ पे, अच्छा एक और चीज बताती हूँ आपको, आपने एक चीज सुनी है कि कभी भी हमें ना खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए। यस क्यों, यस मैम। क्यों नहीं बोलना चाहिए? ये हमारे खाना खांसी, गले में अटक जाता है। खांसी आ जाती है, गले में अटक जाता है, क्या उसका साइंटिफिक रीजन पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? यस नहीं नो मैम। मैम। नो मैम। अच्छा जिसको पता है वही पे बताने का ट्राई करो। मैम क्योंकि फूड का पाइप और हमारे ब्रीथिंग का पाइप अलग अलग होता है, बोलने वक्त वो खाना ब्रीथिंग वाले उसमें चला जाता है, इसलिए वो खांसी वगैरह होती है। पता है क्या होता है, देखो आपने बताया सही लेकिन थोड़ा सा गलत है बेटा। सबसे वो पहले हमारे, इपिग्लॉटिस वो बंद नहीं होता ना फिर बोलते समय। हाँ एग्जैक्टली, हमारे गले में ना फैरिंग्स होता है, ठीक है। फैरिंग्स क्या है, फैरिंग्स एक कॉमन रास्ता है, कॉमन पैसेज है, किसके लिए, फूड एंड एयर के लिए। ये वो रास्ता है जिसके थ्रू आपका खाना और आपकी गैस दोनों आएगी। यही फैरिंग्स आगे जाके दो पाइप में डिवाइड हो गया है, यही फैरिंग्स। प्रभाकर कोई डाउट है बेटा? प्राखर, दो पैसेज में डिवाइड हो गया है। एक पैसेज बन गया है आपका फूड पाइप और एक बन गया है आपका विंड पाइप। तो बच्चा जो आपका ये फूड पाइप है ना, इस फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, और जो ये आपका विंड पाइप है, इस विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया। अब हमें ऊपर से खाना आ रहा है तो भाई चांसेस बहुत सारे हैं ना कि ये खाना आपके विंड पाइप में चला जाए, और अगर विंड पाइप में आपका फूड पार्टिकल अटक जाएगा तो गैसेस का रास्ता रुक जाएगा। यस मैम। तो इस वजह यस से मैम। क्या किया गया है ना, इस विंड पाइप के ऊपर एक ढक्कन लगा दिया गया है। अब आप बोलोगे मैम अगर ढक्कन लगा दिया गया है तो गैस कैसे जा रही है फिर? वो हाँ, ओपन होती है। हाँ ये क्या होता है ना, ये ओपन क्लोज होता रहता है, ऐसे करता रहता है कॉन्टिन्यूअसली हमेशा। तो चांसेस ज्यादा है, जब आप बोल रहे हो ना तो बोलते टाइम बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जा रही है, आपकी गले में जा रही है, तो उसकी वजह से कभी कभी वो ओपन क्लोज में कंफ्यूज हो जाता है, इसको ओपन होना नहीं होना है। समझ रहे हो क्यों होता है? तो उस वजह से यस आपका मैम। कुछ फूड फूड पार्टिकल आपके विंड पाइप में चला जाएगा और फिर अचानक से आपको खांसी आएगी। समझ आया? यस यस तो मैम। हमको यहाँ पे ये फूड पाइप तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि यही फूड पाइप आगे जाके आपका स्टमक बना देता है, और फिर स्टमक से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वो वाला आपका एक चैप्टर था जो हमारा एनटीके ने डिलीट कर दिया है, सिलेबस से काट दिया उसको, वरना बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। ठीक है, फिर हमारा अब हमको पढ़ना है क्या, ये विंड पाइप। तो अब ये विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। ठीक है, ये आपका ट्रैकिया है, और ये आपका जो मैंने बताया ना एक ढक्कन लगा दिया गया है, दिस ढक्कन इज एपिग्लॉटिस। ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो किसकी बनी है, कार्टिलेज की बनी है, कार्टिलेज की बनी हुई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है। और इसी के नीचे आपका लेरिंग्स है। लेरिंग्स क्या होता है, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स, जो आप बोल रहे हो, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, तो जितना ज्यादा मैं अपने लेरिंग्स पे प्रेशर क्रिएट करूंगी उतनी ही मेरी साउंड जो है वो हाई हो जाएगी, उतना ही पिच हाई हो जाएगा। मैं बहुत धीरे बोल रही हूँ तो मतलब मैं बहुत, होता है ना तो हम बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, गले में दर्द होने लगता है ना, तो गले में क्यों होता है, क्योंकि आपका साउंड बॉक्स गले में ही है, इसलिए गले में दर्द होता है। हाथों पैरों में दर्द नहीं होता ज्यादा बोलने से। यस मैम। ठीक है, तो याद रखना अगर आपको दर्द हो रहा है तो मतलब आपने लेग्स पे इतना ज्यादा टेंशन क्रिएट कर दिया है कि भाई वो बेचारा थक गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी नीचे की साइड आ रही है ट्रैकिया। अब आप देख रहे हो कि ट्रैकिया के ऊपर ना ऐसे रिंग्स बनी हुई है। यस मैम।
बनी हुई है ना बनी हुई। अब ये रिंग्स क्या है, इनको लिखना। ये रिंग्स है आपकी, इन रिंग्स को हम बोलते हैं सी शेप की ये रिंग्स होती हैं, सी शेप कार्टिलेज रिंग्स ये होती हैं। अब सी शेप का मतलब क्यों है, उसका रीजन आपको समझ में आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विंड पाइप को हमने कार्टिलेज से कवर कराया है। विंड पाइप के पीछे क्या है, फूड पाइप है, मतलब आगे आपका फूड पाइप, पीछे विंड पाइप, तो सिर्फ विंड पाइप को हमने कवर कराया कार्टिलेज से, उससे अटैच बिल्कुल फूड पाइप है, तो हम उसको पूरा राउंड नहीं बना पाए ना रिंग। आप बोलोगे रिंग तो पूरी राउंड होती है, तो ये सी शेप रिंग, क्योंकि पीछे इसके कुछ और है जिसकी वजह से हम वहां पे नहीं दे पाए। अब इसका काम क्या है, ये काम क्या करेगी रिंग, सोच के देखो। क्योंकि एक पाइप है ये, ठीक है, बिल्कुल खाली पाइप है, हवा जाती है आती है, ये पाइप मुड़ भी तो सकता है, बीच में से बेंड हो सकता है, यस मैम। तो ये रिंग क्या करेगी, इसको सपोर्ट देगी नहीं देगी। यस मैम। तो ये रिंग आपके ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाती है, ताकि ट्रैकिया आपका कोलैप्स ना हो जाए। तो इसलिए हमने पूरी ट्रैकिया के ऊपर सी शेप की रिंग्स बना दी है। फिर यही ट्रैकिया को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट और राइट। कहाँ पे हमने डिवाइड किया है ये याद रखना, इसको हमने डिवाइड किया है एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा। अब ये थोरैसिक वर्टिब्रा मेरे को बताना आपको समझ आया नहीं आया। पांचवी हड्डी, आपकी जो बैकबोन है ना, आपकी बैकबोन के अंदर जो हड्डी है उनके नाम दिए गए हैं अलग अलग, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, आप पढ़ोगे आगे चैप्टर में। तो उसमें जो थोरैसिक की 5वें नंबर की हड्डी है ना, बिल्कुल उस हड्डी के बराबर में आके डिवाइड हो जाता है। तो आपसे पूछा जाए ट्रैकिया कब कहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जहां पे 5th नंबर की थोरैसिक वर्टिब्रा है हमारी, वहां पे वो डिवाइड हो जा रहा है लेफ्ट और राइट में। यस मैम। ठीक है, और फिर डिवाइड होके ये आगे सबसे पहले ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स में प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी, फिर आपका टर्मिनल, फिर रेस्पिरेटरी, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, ऐसे ऐसे करके ये आपका डिवाइड होते चले जाते हैं। यस प्रियंका। मैम कल्पना, ठीक है, कल्पना म्यूट कर लो बेटा, अभी बच्चे बड़े माहौल में पढ़ रहे हैं एकदम शांत। अच्छा मजा आ रहा है चैप्टर में या नहीं, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। लग रहा है ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है हमको, इसलिए आई एम ट्राइंग कि Yes, ma'am. थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को पढ़ो, बिकॉज सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट ये है। एंड इवन वो बच्चे जिनको लगता है ना हमको डॉक्टर बनना है, तो आती है ना एक फील कि अभी हम लोग प्लांट फिजियो पढ़ रहे थे कि मैम हमें तो डॉक्टर बनना है, आप हमें प्लांट्स का क्यों पढ़ा रहे हो, आता है ना मन में क्यों पढ़ रहे हैं हम। Yes, तो ma'am. उसको पढ़ते हुए हम इंटरेस्ट से ना पढ़े, लेकिन ये चीजें तो है ना जो आपको अगर डॉक्टर लाइन में जाओगे तो पढ़नी पड़ेंगी। प्लांट कोई नहीं पढ़ाएगा, Yes, ma'am. प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट, वो C3 C4 कोई नहीं पढ़ाएगा, पूछेगा भी नहीं कभी भी, प्लांट किंगडम कभी नहीं पूछेंगे। काम आएंगी ये वाला चैप्टर। तो जिसने अब तक नहीं सीरियस होके पढ़ा है, अब सीरियस होके पढ़ लेना बिल्कुल, ठीक है। तो हमने देखा ये आगे आगे जाके डिवाइड हो रहा है, और बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे है हमारा क्या, एल्वियोलाई, जिस एल्वियोलाई के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। और इस एल्वियोलाई के जो आउटर मेम्ब्रेन होते हैं ना, बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है। पतला क्यों बनाया गया, थिन क्यों बनाया गया उसको, ताकि गैस बहुत आसानी से पास हो जाए उसके अंदर से, इसलिए उसको पतला बनाया गया है, ठीक है। अब जो आपके दोनों लंग्स है, आपको पता है ना कि जैसे लेट्स सपोज ये मेरे हार्ट है, ये मेरे लंग्स है दोनों, ठीक है। मेरे इन लंग्स के ऊपर आपकी रिब्स प्रेजेंट है या नहीं है, आपकी रिब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, रिब्स को क्या बोलते हैं, रिब्स को हिंदी में आते, आते बोलते हैं ना, आते शायद, ये वो लंग्स को बोलते हैं। मैम लंग्स को बोलते हैं हम। रिब्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, चलो कुछ भी बोलते हैं, आपको समझ में आ गया ना, ऊपर वो हड्डियां होती हैं, यस मैम। है ना। तो ये याद रखना है कि जो आपका बीच में, अनलेस आप खुद सोच के देखो, अगर आपके रिब्स के ऊपर, सॉरी आपके लंग्स के ऊपर
वो नहीं होता रिब्स, तो आपके लंग्स तो बेचारे पिचक गए होते। आप लेट रहे हो, आपके ऊपर आके छोटा बच्चा बैठ गया, पिचक जाते ना बेचारे, डैमेज हो जाते। यस तो उस मैम। डैमेज से बचाने के लिए उसके ऊपर रिब केज बना दिया, एक केज नाम देता है रिब केज, रिब्स का, हड्डियों का एक पिंजरा। उन पिंजरे में क्या कैद है? आपके लंग्स कैद है। तो आपके जो दोनों लंग्स है ना, इन दोनों के दोनों लंग्स आपके कवर्ड अप होते हैं एक मेम्ब्रेन के थ्रू। उस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल डबल मेम्ब्रेन होती है ये, प्लूरल डबल मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो जो इनर वाली मेम्ब्रेन है ना, अंदर वाली मेम्ब्रेन, वो तो डायरेक्ट लंग्स के कांटेक्ट में है। यस मैम। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? रिब्स के कांटेक्ट में है, नहीं है हड्डियों के। यस मैम। कि देखो ना यहाँ पे रिब्स में, ये बाहर वाली ब्लू वाली रिब्स के कांटेक्ट में है, और जो मैं अंदर रेड से बना रही हूँ वो लंग्स के कांटेक्ट में है। तो Yes, आउटर ma'am. मेम्ब्रेन जो है ना, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन किसके कांटेक्ट में है? थोरेसिक केज के कांटेक्ट में है। और लंग्स में आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, और हार्ट किधर साइड टिल्टेड होता है? लेफ्ट साइड हल्का सा टिल्टेड होता है। तो देखो ये लेफ्ट की साइड थोड़ा सा झुक गया है, जिसकी वजह से हमारा बेचारा जो एक लंग है, लेफ्ट लंग, वो पिचक गया है, पिचका नहीं है। इसकी वजह से आपके लेफ्ट लंग में एक नोच आ गया है, एक पिचकाव आ गया है, उसको हम बोलेंगे कार्डियक नोच। बताओ, आए यहां तक समझ में? यस मैम। और आपके दोनों लंग्स को नीचे से सपोर्ट कौन कर रहा है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर विच इज नोन एज डायफ्राम। डायफ्राम। तो डायफ्राम इज अ मस्क्यूलर ऑर्गन। तो मैंने आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ा दी है। अब आपको क्या करना है, ये जितना इन्होंने डेटा दिया हुआ है ना स्टार्टिंग में, फेरिंग्स क्या होता है, ट्रैकिया, साउंड बॉक्स, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, एल्वेलाई, सब मैंने बता दिया है। तो आपको ये खुद से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि अगर मैं लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगी, वैसे मैंने जितनी चीजें बताई है एनसीईआरटी की एक एक चीज बताई है, बट आपको रीडिंग खुद से लगानी है, ठीक है? और आपको कहाँ तक पढ़ लेना है इसको? आप इसको पढ़ के चलना है यहां तक, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है? अब मैं आपको दो चीजें बताती हूँ, एक होता है कंडक्टिंग पार्ट, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी पार्ट या फिर एक्सचेंज पार्ट। अब कंडक्टिंग पार्ट क्या पार्ट है? कंडक्टिंग पार्ट का सिर्फ इतना काम है कि वो गैस को एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई तक लेके आएगा। ट्रांसपोर्ट करने का काम है या नहीं है कंडक्टिंग का सिर्फ? और Yes, ma'am. एक्सचेंज पार्ट का काम है गैसेस का डिफ्यूजन कराना ब्लड के अंदर, एक्सचेंज पार्ट का। तो ये वही बोल रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो दे आर सेइंग कि भाई जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करता है? कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेयर की एयर को एल्वेलाई तक लेके आता है। और हमारी जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है वो बहुत कूल होती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई हाई होता है ना, हाँ, कूल डाउन, लो होगा, लो सॉरी लो, है ना? और हमारा अंदर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, लो टेम्परेचर है। तो कंडक्टिंग पार्ट उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग। उसके अंदर कोई डस्ट पार्टिकल है, कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है, उन सबको भगाएगा और एयर को ह्यूमिडिफाई भी करेगा। ये सब काम कंडक्टिंग। और एक्सचेंज पार्ट का काम है सिर्फ एक्सचेंज करना, ठीक है? आपके जो लंग्स है वो किसके अंदर कैद हैं? थोरेसिक चैम्बर के अंदर कैद है ना? Yes. अब इस थोरेसिक चैम्बर को मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा रही हूँ। कहाँ पे डिवाइडेड है? एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा ना, Yes, ma'am. ऐसे आपके लंग्स, ठीक है? इन लंग्स में अगर आप देखेंगे ऐसे एक हड्डी होती है यहाँ पे आगे की साइड, जिसको हम बोलते हैं स्टर्नम। आगे की साइड आपके स्टर्नम है, इस स्टर्नम से ऐसे आपकी ये रिब्स निकल रही है।
ऐसे। और पीछे भी तो ये किसी चीज से कनेक्टेड होंगी ना? यस मैम। किससे कनेक्टेड होती है पीछे? पीछे आपकी रीढ़ की हड्डी से कनेक्टेड होती हैं। तो ये यही लाइन बोल रहा है। आगे का मतलब होता है क्या? वेंट्रली। आगे वेंट्रली, पीछे डॉर्सली। तो ये बोलता है कि जो आपका थोरेसिक चैम्बर है वो डॉर्सली पीछे किससे कनेक्टेड है? आपकी बैकबोन से, वर्टिब्रल कॉलम से। और वेंट्रली आगे किससे कनेक्टेड है? और आपके स्टर्नम से। और नीचे की साइड में कौन सपोर्ट कर रहा है आपके लंग्स को? डायफ्राम, जिसकी शेप ऐसी है ना, डोम शेप। यस मैम। और आपके लंग्स को साइड वेज कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आपके रिब्स प्रोटेक्ट कर रहा है। पीछे बैकबोन, आगे स्टर्नम, साइड साइड में रिब्स, और नीचे आपका डायफ्राम। है ना ये प्रोटेक्टेड पूरी चारों तरफ से? अब इन पॉइंट्स को जरा एक बार पढ़ के देखो, ये समझ में आ रहा है क्या कि रेस्पिरेशन में क्या क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस बताया था मैंने आपको, ब्रीथिंग होगा। मतलब आप O2 इनहेल करेंगे, CO2 एक्सहेल करेंगे। फिर डिफ्यूजन होगा गैसेस का एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के थ्रू। फिर आपका गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड से कहाँ तक? टिश्यूज तक। फिर ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी डिफ्यूजन होगा होगा और फिर उस टिश्यू को यूटिलाइज मतलब यूज कर लेना। कौन यूज कर लेगा? आपका सेल यूज कर लेगा, विच इज योर सेलुलर रेस्पिरेशन। यही सारे पॉइंट्स है जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाए थे। यस इसके मैम। अलावा नहीं है। चलो फिर इतना अगर हमको समझ में आ गया है, अब हम पढ़ते हैं कि हम ब्रीथिंग करते कैसे हैं, उसका मैकेनिज्म क्या है। अब उसका मैकेनिज्म हम लोग लाइव समझेंगे बिल्कुल। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, वो बाबा रामदेव को देखा है सबने? यस मैम। अनुलोम विलोम, किस किस को आता है अनुलोम विलोम? आज चलो हम क्लास में योगा करेंगे, आज क्लास में अनुलोम विलोम करेंगे। तो अनुलोम का मतलब होता है इनहेल करना। सब इनहेल करेंगे गैस, और मेरे को बताएंगे आपको क्या चेंज फील हुआ अपनी बॉडी में। स्टार्ट करो एंड टेल मी क्या चेंज फील हुआ आपको आपके थोरेसिक चैम्बर में। ऐसे बताइए क्या चेंज फील हुआ। मैं बताऊं फिर? यस मैम। हाँ, जानवी ने सही बोला। अप डाउन कुछ मूवमेंट फील हुआ। आपने जैसे इनहेल किया तो आपको फील हुआ कि आपका जो चेस्ट कैविटी है थोड़ा सा रेज अप हो गया है। यस मैम। और ऐसे चैम्बर रेज अप हुआ है। इसका मतलब आपकी जो रिब्स और स्टर्नम है वो बाहर की साइड आई है निकल के। यस मैम। ना, आपके चैम्बर को ज्यादा स्पेस मिल रहा है। तो ज्यादा स्पेस क्या मिलेगा? रिब्स और स्टर्नम को आगे की साइड। अब आपके बैकबोन में तो कोई चीज फील नहीं हुई ना आपको? हुई वर्टिब्रल कॉलम में किसी को कोई चीज फील? नो मैम। नहीं हुई। आपको चेस्ट कैविटी में फील हुआ, थोरेसिक चैम्बर में। तो आपको फील हुआ रिब्स और स्टर्नम आगे की साइड आ रहा है, आपका डायफ्राम नीचे जा रहा है। उसकी वजह से आपका चेस्ट कैविटी इंक्रीज बढ़ा। ठीक है, ऐसे ही जब आपने एक्सेल किया, मतलब इनहेल किया, चेस्ट कैविटी रेज हुआ, एक्सेल किया, आपका डायफ्राम रिलैक्स हो गया, हुआ नहीं? रिब्स और स्टर्नम वापस नॉर्मल पोजीशन में। यस मैम। यही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है। यही हमको पढ़ना है कि भाई एक्चुअली इंस्पायरेशन में क्या होता है। अब हमको इंस्पायरेशन करना है, मतलब एटमॉस्फेयर से गैस को लंग्स में लेके जाना है। तो हमको क्या, एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हाई होगा, लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो होगा, तभी एटमॉस्फेयर से लंग्स की साइड मूवमेंट होगा। यस मैम। इस प्रोसेस में हमारा जो डायफ्राम था वो कॉन्ट्रैक्ट किया या नहीं किया? यस मैम। डायफ्राम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से आपका जो रिब्स और स्टर्नम है वो आउटवर्ड आपको फील हुए। और आपको फील हुआ कि जो आपका वॉल्यूम है थोरेसिक चैम्बर का वो इंक्रीज हुआ। अब कैसे इंक्रीज हुआ? आपको एक आपको फील हुआ कि आपका बॉडी का कुछ पार्ट, चेस्ट कैविटी आगे की साइड मूव कर रहा है इंटीरियरली।
यस और मैम। कुछ चीज नीचे की साइड मूव कर रहा है ऐसे। तो थोरेसिक वॉल्यूम किस एक्सिस में मूव हुआ, किस एक्सिस में इंक्रीज हुआ थोरेसिक वॉल्यूम? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में मूव हुआ। किसकी वजह से? जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया। पहली चीज ये याद रखनी है। अब इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे हमारे पास एक मसल्स भी इन्वॉल्व होती है, तो उसकी मैं आपको याद रखने की सिंपल ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है? अब ये मसल्स होती का एक बार पहले वो समझ लो। ये आपकी रिब्स है। यस मैम। इन्हीं रिब्स के अंदर क्या होता है ना, दो टाइप की मसल्स होती हैं। एक जो इनके ऐसे बीच में होती हैं, और एक जो इनके बाहर की साइड प्रेजेंट होगी, जो इनके ऐसे बाहर की साइड प्रेजेंट होंगी। तो जो अंदर वाली है उनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरनल इंटरकॉस्टल हॉस्टल। मसल्स। इंटरनल, इंटर मतलब कॉस्टल मसल्स का मतलब होता है रिब्स, रिब्स के बीच में, किधर? इंटरनल साइड में है। और एक होती है एक्सटर्नल इंटरनल इंटर कॉस्टल मसल्स। अब आपको याद ये रखना है कि आई के साथ कौन सा प्रोसेस लगेगा? एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस चलेगा। आई के साथ ई, और ई के साथ आई वाली। एक्सपायरेशन। तो अब याद ये रखना है कि इफ आई आस्क, क्योंकि इंस्पायरेशन के टाइम पे कौन सी मसल्स वर्क कर रही है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और एक्सपायरेशन के टाइम पे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो अभी हमने पढ़ा कि इंस्पायरेशन के अंदर जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका थोरेसिक चैम्बर इंक्रीज होगा एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होगा। जब और आपकी इंस्पायरेशन के टाइम पे ही जो ये एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, फिर आपका थोरेसिक चैम्बर जो है वो इंक्रीज करेगा। लेकिन कौन से एक्सिस में? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। डोर्सो का मतलब पीछे की साइड, वेंट्रल मतलब आगे की साइड। आगे ये चीज समझ में? देखो सिंपल, जब आपका डायफ्राम नीचे की साइड जा रहा है तो आपका किस एक्सिस में मूव कर रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। तो आपको कुछ, आपने जब इनहेल किया तो आपको फील हुआ ना कि कुछ चेस्ट कैविटी अपवर्ड भी गया। यस मैम। तो क्योंकि वो डायफ्राम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। डायफ्राम की शेप कैसी थी? डोम शेप। वो डोम शेप से कैसा बन जाता है? फ्लैट बन जाता है ऐसे। तो ये आपका कैसा हो गया? एक ऊपर की साइड मूव कर रहा है, एक नीचे की साइड कर रहा है। तो कौन सा एक्सिस? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब आपकी ये वाली मसल्स एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो आपका चेस्ट कैविटी आगे की साइड और पीछे की साइड बढ़ेगा। इसको बोलते हैं डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। दोनों एक्सिस याद रखने हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम में किस एक्सिस में मूव हो रहा है मूवमेंट? किस एक्सिस में थोरेसिक कैविटी इंक्रीज कर रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तब वॉल्यूम किस एक्सिस में इंक्रीज कर रहा है? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस। यहां तक हमको समझ आ गया है क्या? यस मैम। ठीक है। तो इंस्पायरेशन के टाइम पे, इंस्पायरेशन के टाइम पे थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? यस मैम। तो एक्सपायरेशन के टाइम पे थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना? तो ये चीज छोटी छोटी सी आपको याद रखनी है। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मिनट में हम कितनी बार ब्रीथ करते हैं? 12 से 7। 12 से 16 टाइम्स हम ब्रीथ करते हैं। और हम अपनी ब्रीथिंग की कैपेबिलिटी को एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, विच इज योर स्पायरोमीटर। ठीक है। एक और चीज याद रखना, जब मेरे को बहुत फोर्सफुल एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन करना है, फोर्सफुल ब्रीथिंग इन करना है, तो उस टाइम पे आपकी जो एब्डोमिनल मसल्स हैं वो भी हेल्प करते हैं। होता है ना जब आप दौड़ते हो तो आपका सांस फूल जाती है तो पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है ना। यस मैम। तो किस वजह से? क्योंकि जब आप बहुत दौड़ रहे हो तो आप बहुत हाई लेवल में इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी एब्डोमिनल की मसल्स भी हेल्प कर रही होती है।
यहाँ तक रीड कर लोगे एनसीईआरटी अच्छे से सब? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, कैपेसिटी याद रखना है, कैपेसिटी इज द एडिशन ऑफ वॉल्यूम्स। बहुत सारी वॉल्यूम्स को जब हम ऐड कर देंगे वो क्या बन जाएगी हमारी कैपेसिटी। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम से हम ये मेजर करेंगे कि मैं अभी बिल्कुल शांति से बैठी हूँ, ठीक है, तो मैं कितनी एयर इनहेल कर रही हूँ, कितनी एक्सेल कर, ये हमको क्या बताता है? दिस वॉल्यूम इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब है आप सभी लोग अभी जो बैठे हैं ना, तो आप लोग एक बार जब इंस्पिरेशन कर रहे हैं ना, तो आप 500 ml ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं और 500 ml ही बाहर निकाल रहे हैं, तो उस वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम? लेकिन जब आपने अनुलोम किया, बहुत तो एक्सेसिव इंस्पिरेशन किया, तो आप कितना वॉल्यूम ले सकते हो एक बार में? 2500 से 3000 ml एक ही बार में आप इंस्पिरेशन कर सकते हो, फोर्सफुल्ली जब आप इन अनुलोम कर रहे हो। और जब एक अनुलोम और विलोम, हाँ, जब आप विलोम कर रहे होगे, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, बिल्कुल बाहर, फोर्सफुल बाहर निकाल, तो कितनी एयर आप ब्रीथ आउट कर सकते हो एक बार में? 1000 से 1000 से 1100, तो 3 वॉल्यूम। एक जो हम अभी नॉर्मली कर रहे हैं 500 ml, जब मैं अनुलोम कर रही हूँ, कितनी किया मैंने? 2500 से 3000 ml लिया होगा, और बाहर निकाला कितना? सिर्फ 1000 से 1100। और हमारे लंग्स के अंदर एक ऐसा वॉल्यूम होता है जो हमेशा हमारे लंग्स में रह जाता है, कभी बाहर नहीं निकलता, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब ये आप बोलोगे मैम ये फिर कब निकलता है बाहर? ये जब हमारी डेथ हो जाती है तब निकलता है। होता है ना, जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, इसका एक आपको टेस्ट बताती है, न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, और न्यूबॉर्न बेबी होता है ना, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि बच्चा होते ही ना डेथ हो जाती है उनकी, तो उसको पानी में रखा जाता है, और अगर वो पानी में फ्लोट कर जाए, तैरना शुरू कर दे, तो मतलब अभी उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम बचा हुआ है। तो उसका मतलब जब उसको हम सीपीआर देंगे, उसके लंग्स को बहुत, आपने बोला सीपीआर का मतलब क्या होता है ना, अपने लंग्स को 2 mm के, मतलब 2 mm अराउंड नीचे पुश कर दो, तो पुश का पता क्या होता है फायदा? उस पुश से आप इस रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकाल रहे हो कि भाई बाहर आ, फटाफट ऑक्सीजन दे। यस मैम। यस मैम। सीपीआर में इस रेजिडुअल वॉल्यूम का हेल्प किया जाता है, तो उस बेबी को पानी में रखा जाता है, उससे पता लगाया जाता है कि इसके अंदर भी रेजिडुअल वॉल्यूम है या नहीं है। होता है ना बहुत सारे बच्चे कि यूट्रस के अंदर ही डेथ हो जाती है, बहुत सारे बच्चे आफ्टर बर्थ डेथ होती है, तो चेक किया जाता है कि बच्चा अभी जिंदा है या नहीं है। वैसे तो पल्स भी देखी जा सकती है, लेकिन पल्स 100% नहीं बताता कि डेथ इंसान या नहीं है, डेथ रेजिडुअल वॉल्यूम से पता लगाई जाती है। लिखा है ना, विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस में भी यूज किया जाता है इसका। और ये कैसी वॉल्यूम है जिसको हम कभी स्पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि लंग से बाहर ही नहीं आती, तो स्पायरोमीटर से कैसे यूज करोगे इसको? नहीं कर पाओगे ना, यस मैम। इधर नहीं कर पाओगे। तो ये हमारी वॉल्यूम हुआ। फिर अब हम आ जाते हैं हमारी कैपेसिटी कितनी है, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई आपकी इंस्पायर करने की कितनी कैपेसिटी है। तो भाई मैंने बोला मैं नॉर्मली बैठे बैठे 500 कर लेती हूँ, अगर मुझसे फोर्सफुल कराओगे तो 2500 से 3000 कर लूंगी, तो मेरी कैपेसिटी बन गई ना इंस्पायरेशन। यस मैम। यस मैम। और अगर मुझसे कोई मेरी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछेगा तो मेरी नॉर्मल 500 है, फोर्सफुल में 1000 से 1100 है, तो मैंने उन दोनों को ऐड कर दूंगी और बता दूंगी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है कि मेरी, जब मैंने एक नॉर्मल ब्रीथ आउट कर दिया तो मेरे लंग्स के अंदर कितनी फंक्शनल वॉल्यूम बच गई है, तो मैं जो फोर्सफुली निकाल सकती हूँ वो भी अभी मेरे लंग्स में है, और रेजिडुअल वाली तो है ही। एक नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद जो मैं फोर्सफुली कितना निकाल सकती हूँ, 1000 से 1100, और मेरी 1100 से 1200 रेजिडुअल वाली भी है अभी lungs में। समझ आया तीनों कैपेसिटी? यस मैम। फिर आती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल कर सकते हो एक बार फोर्सफुली निकालने के बाद। तो भाई जो मैंने फोर्सफुली निकाली है उसको मैं वापस फोर्सफुली इनहेल भी कर सकती हूँ, यस मैम। और जो मैं और फोर्सफुली एक्सेल करती हूँ हर बार, वो भी मेरे लंग्स के अंदर रहती है। ईआरवी, टीआरवी और टीवी, तीनों को ऐड कर दो, ईआरवी, टीवी, आईआरवी। और टोटल लंग कैपेसिटी में 4 वॉल्यूम है, टीवी,
IRV, ERV और RV चारों को ऐड कर दो। शॉर्ट में बताती हूँ। 4 वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल 500 है, 500 नॉर्मल इंस्पिरेशन। फोर्सफुल करोगे आप एक्सपायरेशन मतलब इंस्पायरेशन पहले, तो वो 2500 से मैम 3000, और फोर्सफुल बाहर निकालोगे तो मैम 1000 से 1100। और आपके लंग्स में हमेशा कितनी रहती है? 1100 से 1200। 1200। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी इंस्पायरेशन की कैपेसिटी बन जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो एक्सपायरेशन की कैपेसिटी बन जाएगा, ऊपर वाली तीनों को ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? वाइटल कैपेसिटी बन जाएगा। ठीक है, नीचे वाली दोनों को ऐड कर दोगे तो FRC बन जाएगा, चारों को ऐड कर दोगे तो TLC बन जाएगा। और बच्चों एक क्वेश्चन 100% आता है यहां से, 100% आई एम सेइंग। डन? यस मैम। चलो अब मेरे को जल्दी से बता दो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? नो मैम। नो मैम। डाउट नहीं है? तो चलो मेरे को ना कोई एक स्टूडेंट आज की क्लास में मेरे को ये बता दो आज हमको क्या सीखने के लिए मिला। एक फटाफट से रिकैप कौन देगा आज की क्लास का? शॉर्ट रिकैप एनीवन? अनुष्वा आप बता दो। चलो काजल बता रही है, फिर अनुष्वा आप बताना। बताओ काजल। मैम आज की क्लास में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा और इसमें क्या क्या हमारे पार्ट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ा, और इनकी कैपेसिटी के बारे में पढ़ा कि कैसे इनकी कैपेसिटी करेंगे, और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा। ओके और क्या पढ़ा वो कौन बताएगा? क्या पढ़ा वो कौन? Ma'am, mechanisms of breathing, inspiration and expiration. ओके अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मेरे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है? एंटीरियर पोस्टीरियर वेरी गुड। और अगर हमारी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं फिर? एक्सिस। वेरी गुड। और आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स का यूज कहाँ मिलेगा मेरे को? एक्सीलरेशन। वेरी गुड वेरी गुड। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर मेरे लंग्स के अंदर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन? एक्सपायरेशन। वेरी गुड। तो आई होप आज का जो चैप्टर है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों आई विल 100% एक्सपेक्ट विद यू कि जितना मैंने आपको यहाँ तक आज करा दिया ना, आप इसको पढ़ के आओगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये समझाऊंगी कि कितना पार्शियल प्रेशर होता है, कैसे ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिक्स होती है, ये सारी चीजें। एंड विल ट्राई कि नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश दिस चैप्टर। यस मैम। क्योंकि आप लोगों के फिर यस मैम। एग्जाम्स भी आने वाले हैं। क्या बेटा दोबारा बोलो। जैसे कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होते हैं, तो इंसेक्ट और एम्फीबियंस में उनकी रेस्पिरेशन कैसे होती है? बेटा उनके अंदर भी उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन पाए जाते हैं ना हर किसी अंदर। जैसे हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं रिस्पायर करने के लिए, जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर गिल्स पाए जाते हैं रिस्पायरेशन करने के लिए। ठीक है, और जैसे फ्रॉग है वो रेस्पायरेशन अपनी स्किन के थ्रू कर लेता है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग, आपने उसमें एनिमल किंगडम चैप्टर में तो पढ़ा होगा ना ये। यस मैम। वहां पे अब मैं आपको पढ़ाने को वो भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन वो आप जब एनसीईआरटी रीड करोगे ना आप डायरेक्ट पढ़ लोगे उसको वहां से, यस मैम। इसलिए। और हमको यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी